प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास जामनगर, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि मैं कुंडली का आरंभ जन्म कुंडली के बनने वाले पंचांग से आरंभ करता हूँ। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, ये जिनकी कुंडली है, इनके पिता ने या शायद इनकी माता जी ने इनकी कुंडली भेजी है। और आप जैसे देख रहे हैं, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। केंद्र में 3 ग्रह बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर सामान्यतया यहाँ बैठा जो है उसमें शनि अच्छे बैठे हैं, गुरु थोड़े कमज़ोर बैठ रहे हैं और शुक्र जो है वो कमज़ोर होंगे, क्योंकि दशम स्थान में उनके पास दिग्बलत्व की कमज़ोरी हो जाती है, जिसके कारण वो उच्च के होने के बावजूद भी उतने परिणाम नहीं करते। लेकिन इस पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे वैशाख माह में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें ना थोड़ी सी वैशाख माह वाले जो जन्म होते हैं जातक वाले, उनका काम भाव तृप्त रहता है और वो थोड़ी थोड़ी मूर्खता करते रहते हैं। निर्णय लेने में, मित्रता करने में, व्यय करने में, सही और गलत के बीच अंतर स्पष्ट करने में या कई बार उन्हें कोई भी नई चीज थोड़ी देर से समझ आती है। यह वैशाख माह का प्रभाव है। उत्तरायण में व्यक्ति सकारात्मक और शुभ प्रभावों से, शुभ लक्षणों से युक्त होता है। शुभ लक्षणों का अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति जिसके साथ मैत्री करे, जिसके साथ विवाह करे, जिसके साथ जिसका भाई बहन हो, जिसका बेटा हो, जिसका पति हो, उन लोगों के लिए भाग्यशाली होता है। वसंत ऋतु में जन्मे होने से प्रेम हावी रहता है। रविवार को जन्मे होने से व्यक्ति समाज की सेवा, पिता की भांति करने वाला, संरक्षक होता है। महत्वपूर्ण भूमिका धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भी होता है। और कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ये अवस्था जातक के जीवन को कई बार लाभान्वित करने वाली भी हो जाती है। कृष्ण पक्ष के पंचमी के चंद्रमा जब शुभग्रह होंगे तो व्यक्ति को नौकरी वगैरह का सुख बड़ा ही अच्छा दे देते हैं। व्यक्ति सिंहासन पे आरूढ़ होता है, मठ का अधिपति होता है, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों को प्राप्त करने वाला होता है, मंत्र का जापक होता है, अनुभवी होता है, ज्ञानी होता है, न्यायप्रिय होता है और कभी भी किसी को तकलीफ देने वाला नहीं होता। दाम्पत्य का, पद का, प्रतिष्ठा का, संतान का, ब्रह्मचर्य का सुख प्राप्त करने वाला भी होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें कई बार ये बात देखने को आती है कि जहाँ पे उन्हें क्रोध करना होता है, कई बार वो वहाँ क्रोध नहीं करते, और जहाँ क्रोध नहीं करना है वहाँ उन्हें कई बार क्रोध करते देखा जाता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के जो जातक जन्मे हैं उन्हें ओम शक्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और साथ ही साथ ब्राह्मण को घी के बने मालपुए या घी की सामग्रियाँ जो भोजन बनी हो, पकवान, बर्फी, पेड़ा, लड्डू, तिल, उसके बाद दूध की बनी सामग्री, ये सब ब्राह्मण को अमावस्या को निश्चित रूप से दान करना चाहिए। और चिरचीटे की जड़, चिरचीटा जिसको आप अमार्ग बोलते हैं, उसकी जड़ अपने गले में रविवार के दिन धारण करना चाहिए और ओम शक्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र मूलतया मूल नक्षत्रों के, मूल संज्ञक नक्षत्रों में इसकी गणना की जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को आरंभ में थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जीवन में, पर बाद में जब वो सरवाइव कर जाता है तो बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने समाज के प्रस्तुत होता है। इनके दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं वो कई बार उन्हें किसी को बताना, सामान्यतया उनके दिमाग में ऐसी बात नहीं आती कि वो कभी भी अपने हृदय की बात को स्पष्टतया सामने रखें। वरीयान योग, तैतिल कर्ण, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण। राक्षस गण के होने के कारण ईर्ष्या है, द्वेष है, कठोरता है, निर्दयता है और कई बार अपरोपकार की भावना विकसित होती है। और कई बार व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और अभिमानी या दंभी स्वभाव, इन सभी चीज़ों को देखते हुए बनता है। गंदी चीज़ें शामिल करना, भड़कदार कपड़े पहनना, फटे चिथड़े नाखून, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, शरीर गंदा, इस तरीके से इसको ठीक करना हो तो कपड़े इस्त्री किए हुए पहने।
पूरे साफ कपड़े पहने, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, नीले रंग के कपड़े पहने और कभी भी अपने आप को, अपने घर को इत्रों से सुगंधित रखें। गुलाब के पुष्प की माला या भगवान को अर्पित करें, या पहली बार जब कोई आपको मिल रहा हो तो उसे गुलाब के पुष्प की माला दे करके उसका स्वागत करें। इसके साथ साथ सफ़ेद तिल का दान भी आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। मतलब इन सभी वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें अच्छी बात यह है कि ब्राह्मण वर्ण बना है, जिसके कारण व्यक्ति में सात्विकता रहती है, सबको सामान्यतया आदर देने वाला, मितभाषी, और कभी वो ब्राह्मण भी है, कभी वो क्षत्रिय है, कभी वो वैश्य हो जाता है, कभी वो शूद्र हो जाता है, कभी वो भयंकर कामी हो जाता है और कभी वो नपुंसक हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि कभी कभी वो उसके अंदर लग्न पे शनि की दृष्टि ये सारी चीजें उसको बना देती हैं। कभी वो ब्राह्मणों के जैसा व्यवहार करता है, कभी वो शूद्र के जैसा व्यवहार करता है, कभी वो नपुंसकों के जैसा, उसके ऊपर काम का आवेग बिल्कुल भी नहीं रहता है, और कभी वो बिल्कुल ही कामी पुरुष हो जाता है। तो ये जो स्थितियां बनती हैं ये इसी शनि के कारण बनती है। जन्म कुंडली में जब कभी भी गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी और उस पर शुक्र का प्रभाव रहेगा, तो ऐसी अवस्था में, चूंकि ये मिथुन लग्न की कुंडली है, धर्म भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना, गुरु का प्रभाव शनि से प्रभावित होना और शुक्र से प्रभावित होना, व्यक्ति दानी, पूजा पाठ करने वाला, धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, नीतिवान, न्याय प्रिय, कानून की जानकारी रखने वाला और कभी भी अनियमित नहीं रहने वाला होता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है। प्रथमतया अगर मैं आपकी कुंडली के बैठे ग्रहों के बारे में बात कर दूं तो एकादशवां भाव आपकी कुंडली का सबसे बलवान बना है। उसके बाद आपकी कुंडली का जो बना है वो सप्तम भाव बलवान है, क्योंकि यहाँ पे शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं, सूर्य और बुध एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, चतुर्थ स्थान में शुक्र बलवान और दिग्बली होते हैं, जबकि उसके पूरक दशम स्थान में वो सामान्यतया कमजोर भावों के साथ उभरेंगे। गुरु जन्म कुंडली में बलवान लग्न में होते हैं, लेकिन चतुर्थ स्थान में बैठ करके कम से कम वो आपको सुखों की इच्छा जागृत करने वाला जरूर बना देंगे। उस गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि आपको न्यायप्रिय बनाएगी और गुरु से चंद्रमा का संबंध एकादश में बन रहा है, जो व्यक्ति को संतान, सुख, दाम्पत्य, परिवार, प्रेम और विवाह नहीं टूटने की स्थिति में मन को स्थित रखने वाला बना देती है। उस चंद्रमा से द्वितीय घर के शनि आपको कड़वा बोलने वाला, उसी चंद्रमा से चौथे घर के केतु आपको धार्मिक बनाएंगे, उसी चंद्रमा से पंचम घर के शुक्र आपको सुंदर पत्नी का सुख देंगे, उसी चंद्रमा से छठवें घर में सूर्य आपको बुद्धिमान, नीतिज्ञ, ज्ञानी, सुखी और अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करने वाला अपनी दशा काल में बना देंगे। उसी चंद्रमा से छठवें घर के बुध आपको निर्णायक मंडल में या मार्गदर्शक मंडल में आपको स्थान दिलवा देते हैं। उसी चंद्रमा से सातवें घर के मंगल आपको एनर्जेटिक और कभी कभी तिकड़मी, जिद्दी, हठी, क्रोधी, गुस्सैल और कई बार बहुत जल्दी पाला बदलने वाला राजनीतिज्ञ बना देते हैं। उसी चंद्रमा से दशम स्थान के राहु आपको पद पे आसीन करते हैं और व्यवहारिक बनाते हैं। ये आपकी कुंडली के चंद्रमा का प्रभाव हुआ। अगर बात कर दें तो आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे, गुरु की दृष्टि दशम स्थान पे और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पे है। जहां 12वें भाव पे मंगल के ऊपर उनकी दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति को शिक्षकीय योगों से युक्त करेंगे, उसको समझदार बनाएंगे। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी गुरु की महादशा में मंगल का अंतर आए या ये दोनों ग्रह जब एक साथ एक्टिव होंगे तो व्यक्ति में समझदारी बढ़ जाएगी। उसी गुरु की दशा में जब शुक्र का अंतर आएगा तो व्यक्ति बार बार वही गलती नहीं करेगा और अनुभवी होने के साथ साथ अपने धर्म की समझ विकसित कर लेगा। उसी गुरु की दशा में जब अष्टमेश की दशा हो या अष्टम भाव एक्टिव हो, शनि एक्टिव हो, तो व्यक्ति की न्यायप्रियता, पड़ोसियों से संबंध, साथ ही साथ उसके व्यवहारिक नेचर में न्याय को समझने और समझने की ताकत बढ़ जाती है ना। तो कहने का अर्थ है कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है वो कई बार आपको थोड़ी बहुत पेट से संबंधित समस्या भी दे रही है, लेकिन दशम स्थान पे जो दृष्टि दे रही है वो आपके कारोबार, करियर, समाज और सामाजिकता को उत्कृष्ट योग्यता प्रदान करेगी। वहीं 12वें भाव पे उनकी शत्रु की दृष्टि जा रही है, लेकिन फिर भी वहां मंगल बैठ करके आपके एनर्जी के फ्लो को बहुत ही संतुलित करेंगे और दरअसल आपको उस समय ये बात पता चलेगी कि मुझे कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ नहीं करनी है। जब जन्म कुंडली का एकादशवां भाव बलवान हो तो व्यक्ति समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, दैदिप्यमान स्वरूप वाला, बड़े छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त करने वाला, गहरी सोच विकसित करने वाला, कंसंट्रेशन के साथ काम करने वाला, बुद्धिमान, तार्किक, उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला और सबको सही और सच्ची सलाह देने वाला होता है। मिथुन लग्न वस्तुतः ये द्विस्वाभाविक लग्न है। द्विस्वाभाविक लग्न शीर्षोदयी राशि
और वायु तत्व की राशि है। इसका अर्थ होगा कि वायु तत्व की राशि के कारण व्यक्ति तीव्र गति से बहुत जल्दी ही जीवन में सफल हो जाता है आम लोगों की अपेक्षा। उसके साथ साथ ये सिरशोदयी राशि होने के कारण व्यक्ति का काम अटकता नहीं है। और जन्म कुंडली में ये द्विस्वाभाविक राशि है। इसका अर्थ होगा कि न तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चंचल है और न तो बहुत ज़्यादा स्थिर है, मतलब वो बैलेंस्ड है। एक और भी बात जो सबसे अच्छी है कि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव बाधक भाव होता है। सप्तम भाव बाधक होता है, सप्तमेश बाधक नहीं होते। तो सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो बाधा कारक ग्रह होगा। इसका अर्थ होगा कि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए जब कभी भी शनि की दशा चलेगी, जो कि इस कुंडली के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे शनि की दशा व्यक्ति के भाग्य में, व्यक्ति की दिनचर्या में, व्यक्ति के दाम्पत्य में और व्यक्ति के न्याय में, इतना ही नहीं व्यक्ति के कंसंट्रेशन में और व्यक्ति के पुराणों के अध्ययन में, धर्म के अध्ययन में, अनुशासन में बाधाओं को उपस्थित करने वाला बना देंगे। ये आपकी लग्न कुंडली है। अब आइए नवांश कुंडली पे लेके आता हूं। नवांश चक्र में अगर आप देखें या लग्न कुंडली में ही देखें तो लग्न का मान 0 अंश पे बना है। लग्न का मान जब कभी भी 0 अंश पे बने और ये मिथुन लग्न की कुंडली है, इसका अर्थ होगा कि हमें अपने व्यक्तित्व पे, जीवन भर अपने आचरण पे, अपने स्वभाव पे, अपने निर्णयों पे और साथ ही साथ अपने मित्रों पे और स्वास्थ्य पे हमें हमेशा ही ध्यान देने की बात होगी। लग्न का मान जब 0 अंश का हो जाता है तो प्रवृत्ति को कमजोर करने लगता है, जहां आप कई बार इन सभी चीजों के प्रति लापरवाही बरतने लगते हैं या लापरवाह हो जाते हैं। तो गलत मित्रता में जाना, गलत लोगों का संग करना, गलत नियम पे चलना, अनुशासन के साथ न जीना, ये सब आपके कमजोर अंशों के या कमजोर लग्न के कमजोर अंश पे बने रहने का कारण हो सकता है। या व्यक्ति के अंदर जो निगेटिविटी आएगी वो इसी कमजोर लग्न के कारण होता है। लग्न की जो अंश की स्थिति होती है, अगर वो प्रबुद्ध लग्न है तो व्यक्ति के निर्णय में, व्यक्ति की आदमीयता में, व्यक्ति की नैतिकता में, गंभीरता में, स्वभाव में इतनी मजबूत स्थिति दे देता है कि उसमें एक जरा भी भटकाव नहीं होता है। लेकिन जब वही लग्न 0 अंश से लेकर के 5 अंश का बाल्यावस्था का लग्न बन जाता है तो वो ये कहना चाहता है कि लग्न का मान आपको चिंतन करने को कह रहा है, गंभीर होने को कह रहा है, शांत होने को कह रहा है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने को कह रहा है। वहीं एक बात जो और भी जो यहाँ पे देखने को मिलेगी कि लग्न का मान 0 अंश मृगशीरा नक्षत्र का लग्न बना है और मृगशीरा नक्षत्र के अधिपति मंगल अग्नि तत्व के ग्रह होकर के पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे हैं। तो नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह हुआ मंगल वो 12वें। तो ऐसी अवस्था में अब व्यक्ति का धन उसका छोटा भाई बचाने वाला होता है, लेकिन उनके साथ उसके संबंध भी ठीक रहते हैं। पर गड़बड़ी क्या होगी कि अब वहां वो व्यक्ति अपनी एनर्जी का सही फ्लो नहीं बना पाता या एनर्जी का गलत इस्तेमाल करता है, या कई बार उसके जीवन में सफलता थोड़ी देर से मिलते देखी जाती है, क्योंकि आरंभ के बहुत सारे समय तक वो अपनी ऊर्जा किसी ऐसे जगह पे खर्च करते हुए देखा जाता है जहां से उसको जरा भी लाभ नहीं होता, या कई बार वो सिर्फ ज्ञान के बदौलत, ज्ञान के मामले में उसमें वो चीजें रहती हैं पर उसका वो विस्तृत फायदा उस क्षेत्र में नहीं उठा पाता। मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि व्यक्ति पढ़ता कुछ और है और नौकरी कहीं और करता है। आप इसको एक स्पष्टतया एक लाइन में समझ सकते हैं। उसी तरीके से तीसरे भाव के राहु 7 अंश के बैठे हैं, 34 कला में हैं, मघा नक्षत्र में हैं और केतु राहु के नक्षत्र में। केतु शतभिखा राहु के नक्षत्र में, राहु मघा ये दोनों आपस में नक्षत्र के परिवर्तन के कारण इनकी दशाएं भी आपको बहुत सारे सुख, लाभ, पराक्रम और भविष्य को देखने की शक्ति देने वाला बना देंगी। इसके अतिरिक्त जब कभी भी राहु की दशा आएगी और उसमें सूर्य का अंतर आएगा, बुध का अंतर आएगा और शनि का अंतर आएगा, तो व्यक्ति को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, लाजवर्त धारण करना चाहिए। ये मैं राहु और केतु की दशाओं के बारे में भी बोल रहा हूँ। केतु की दशा भी आए तो व्यक्ति को इन सभी चीज़ों से अपने आप को आरंभ में रखना चाहिए। चतुर्थ स्थान के अधिपति का 11वें भाव में उच्च के सूर्य के साथ बैठना ये माता से सुख देने वाला बना देते हैं, जबकि चतुर्थ स्थान में अकेले गुरु कभी कभी व्यक्ति के मानसिक सुखों में कमजोरी देते हैं, उसके कफ जनित बीमारी को बढ़ाने वाले हो जाते हैं, या उसका निर्णय सफोकेट होता है, गड़बड़ होता है, या निर्णय तक पहुंचने में उससे दिक्कत होती है, उसका मन अनस्टेबल भी कई बार होते देखा जाता है।
यहाँ पे वो गुरु अकेले बैठेंगे और शनि से जब दृष्ट होंगे, तो कहने का अर्थ यहाँ ये होगा कि व्यक्ति दाम्पत्य के बाद, पत्नी के आने के बाद, विवाह के सुखों के प्राप्त होने के बाद उसका भाग्य, सुख और सांसारिक सुख भी बढ़ते देखा जाता है। अट्टालिकाएं, घर परिवार, महंगी गाड़ियां, ये सब विवाह के बाद या विवाह के दौरान होती हैं। उसी आधार पर अगर बात करें तो इस कुंडली की जो सबसे अच्छी बात बनी है, तो पंचम भाव के स्वामी का दशम स्थान में उच्च का होना, ये माता और पिता दोनों के लिए भाग्यशाली। पूर्व काल में भी व्यक्ति ने अच्छे कृत्य किए, अच्छा सत्कर्म किया, लोगों को आगे बढ़ाया, लोगों को शिक्षा देने का काम किया, उसको सही रास्ते पे लाया, गलत पाठ पढ़ाने से बचाया और साथ ही साथ उसको अनुभवी बनाया, मतलब शिक्षकीय गुणों से युक्त। यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि मंगल पे जाने के कारण, पंचमेश का जन्म कुंडली के दशम स्थान में जाने के कारण और पंचम भाव को शुभ कर्तरी लगने के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य, विवाह, संतान, यश, प्रतिष्ठा, कुल गौरव, गोत्र का नाम रोशन करना, विवेकवान होना, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और निपुण बना देता है। वो किसी भी वस्तु को और विषय को समझने में थोड़ी दिलचस्पी कम इसलिए लेता है क्योंकि यहाँ पे जन्म कुंडली में चंद्रमा के कारण वो बात मैंने कही थी, और कई बार माह का प्रभाव के कारण मैंने ऐसा कहा था। पर पंचम भाव के स्वामी जब दशम स्थान में बैठ जाते हैं तो ये सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ राजयोग बन जाता है। मालव्य योग बनेगा जो शुक्र के कारण घटित होगा। अगर वहीं केंद्र में चंद्रमा हो जाते तो ये मालव्य योग कमजोर हो जाता, या केंद्र में वहीं सूर्य हो जाते तो मालव्य योग कम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि केंद्र में न तो चंद्रमा है और न तो सूर्य है। छठवें भाव में नीच के चंद्रमा मंगल की दृष्टि, और छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में छठवें भाव को देख रहे हैं, लेकिन छठवें भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठना ये कई बार विपरीत राजयोग बनाएगा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने मित्रों के कारण और अपने वास्तु देवता के कारण, मतलब जहां वो रह रहा है उस घर में निवेश करने के समय उसको जब कभी भी गृह प्रवेश हो तो मुहूर्त साधन करना चाहिए, पंचांग शोधन करना चाहिए, पंचांग का साधन करना चाहिए, और उसके आधार पर ही किसी भवन में प्रवेश करना चाहिए। कोई दुकान शुरू कर रहे हों, कोई व्यापार शुरू कर रहे हों, तो उस भूमि की 100% बहुत अच्छे तरीके से संतुलित होकर के उसका परीक्षण करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपकी कुंडली में उस वास्तु का दोष आपको लगेगा और इसके कारण कई बार आपकी प्रगति उस जमीन से आपको नहीं मिलेगी, या कई बार वो बाधाओं में जाती हुई देखी जाती है। मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि आपको अपने वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करनी है। जिस कमरे में रहते हैं कम से कम उस कमरे की सफाई आपको खुद से करनी चाहिए। उस घर की सफाई, झाड़ू पोछा, रंग रोगन, और उस वास्तु देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता कि हे परमात्मा, हे वास्तु देवता, आपने मुझे अपने घर में शरण दी है, अपने स्थान में मुझे शरण दी है, मुझे इसका फल मिले या मुझे यहाँ पे सफलता मिले, ऐसी प्रार्थना सदैव ही वास्तु देवता से करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं जिनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि तो नहीं है, लेकिन मंगल इस भाव को देख रहे हैं और इस भाव के अधिपति पे मंगल गुरु की दृष्टि है। छठवें भाव के स्वामी पे गुरु की दृष्टि और छठवें भाव पे मंगल की दृष्टि। इसका अर्थ होगा कि छठवां भाव बलवान है। तो इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति कभी ऋण में नहीं जाएगा, वो बिगड़ करके बन जाने वाला होगा, बहुत बैलेंस तरीके से साहसी होगा, गलत जगह पे गलत मैत्री में नहीं जाएगा, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने दुश्मनों के प्रति सकारात्मक बिहेवियर रख करके समझदारी के साथ अपने जीवन में बुरी परिस्थितियों या विषम परिस्थितियों का सामना करता है साहस के साथ। मतलब समस्या को समझने की जो शक्ति है वो नीच के चंद्रमा के कारण कभी कभी गड़बड़ होगी। तो कब होगी? जब चंद्रमा में राहु का अंतर आए या केतु में चंद्रमा का अंतर आए, है ना, या जब कभी भी चंद्रमा में शनि का अंतर आए या शनि में चंद्रमा का अंतर आए, तो व्यक्ति समझदारी में कमजोरी करेगा। लेकिन कब लाभ होगा? जब चंद्रमा में गुरु आ जाए, चंद्रमा में शुक्र आ जाए, चंद्रमा में मंगल आ जाए, तो फिर वो वापस उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा या थोड़ी समझदारी से उस परिस्थिति को निकालने में अपनी ही स्वयं की मदद कर लेता है। सप्तम भाव में शनि जो बैठे हैं, आप जब ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक कार्यक्रम पूर्व में बनाया था कि सूर्य के साथ जब कभी भी चंद्रमा बैठ जाते हैं तो चंद्रमा का बल कमजोर हो जाता है। द्वितीय भाव में मंगल कमजोर होते हैं, चतुर्थ स्थान में बुध कमजोर होते हैं, पंचम भाव में गुरु कमजोर होते हैं, षष्ठम स्थान में शुक्र कमजोर होते हैं और सप्तम स्थान में शनि कमजोर होते हैं। लेकिन कब? जब ये ग्रह
या तो अपनी राशि में न बैठे हों, या तो उच्च के न बैठे हों, या मूल त्रिकोण राशि में न बैठे हों, या जैसे भी मूल त्रिकोणस्थ ना बैठे हों। लेकिन शनि यहाँ पे सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। जिस भाव में बैठे उस भाव के अधिपति पे उनकी दृष्टि है, और जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति यहाँ शुभ ग्रह की राशि बनी है, और इस भाव का स्वामी केंद्र में ही बैठा है। यहाँ पे उन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में बैठे होते तब केंद्राधिपति दोष लगता। केंद्राधिपति दोष केंद्र के स्वामी बनकर के सप्तम भाव में बैठने पे लगता है। बाकी के चतुर्थ, लग्न और दशम में बैठने पे केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। और केंद्राधिपति दोष कोई सकारात्मक दोष होता है, नकारात्मक दोष नहीं होता है। सप्तम भाव में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इन सभी ग्रहों को केंद्राधिपति दोष लगता है, क्योंकि ये चारों के चारों ग्रह शुभ ग्रह होते हैं। लेकिन सप्तम भाव में बैठने पर दोष लगेगा, अन्य किसी भाव में केंद्र में बैठे हैं तो उन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। इसका अर्थ होगा कि यहां सिर्फ शनि की दशा में बाधक भाव एक्टिव होगा, या बाधक ग्रह के रूप में शनि एक्टिव होंगे, जो अपनी दशा काल में विवाह में, दिनचर्या में, पड़ोसियों से, व्यापार में और कई बार व्यक्ति की न्यायप्रियता में कमजोरी देंगे। लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा जब शनि में गुरु का अंतर आए, शनि में शुक्र का अंतर आए, शनि में सूर्य का अंतर आए, शनि में बुध का अंतर आए, शनि में राहु में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे शनि की दशा में इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि सप्तम भाव पे शनि की स्थिति बनी है तो बाधक देंगे, लेकिन मंगल की भी दृष्टि जा रही है, उस पर राहु की भी दृष्टि जा रही है, और इस भाव का अधिपति शत्रुग्रही हो रहा है। इस वजह से विवाह, दाम्पत्य, प्रेम में कमजोरी होती है। कई बार व्यक्ति प्रेम विवाह में जाता है और प्रेम विवाह वो करना भी चाहता है। हालांकि जिस स्थिति के ये हैं, 2017 की ये कुंडली बनी है, तो सोच के देखिए कि जब इनका विवाह होगा उस समय हमारे भारतीय समाज और सनातनी समाज की स्थिति क्या रहेगी। क्या उस समय के लिए आप ये तुलना कर सकते हैं, या ये दिमाग में विचार रख सकते हैं कि उस समय जिस बच्चे का विवाह होगा वो आपकी बात मानेगा? क्योंकि संस्कारों की कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो कहने का अर्थ है, वक्री हुए हैं, 23 अंश के गुरु वक्री हैं तो वो तो ठीक है, पर शनि के वक्री होने के कारण व्यक्ति कई बार गलत मैत्री में जाता है, और अपनी वाणी और अपने रूखे स्वभाव के कारण चंद्रमा में जब शनि का अंतर आए, या शनि में जब चंद्रमा का अंतर आता है, तो विपरीत परिस्थितियों में उलझ जाता है, और कई बार उसका धन, या कभी किसी को धन दे दे तो पैसा अटक जाए, मिले नहीं, पार्टनर में नुकसान हो जाए, और कई बार व्यक्ति आलस्य के प्रवृत्ति के बलवान होने के कारण बना बनाया काम बिगाड़ देता है। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति या बहुत ज्यादा आलस्य की प्रवृत्ति, इन दोनों में बैलेंस नहीं व्यक्ति कर पाता है। आयु अच्छी है, न्याय अच्छा है, पद अच्छा है, धर्म अच्छा है, भाग्य भी ठीक है, लाभ भी ठीक है, करियर में ग्रोथ भी ठीक है। अष्टक वर्ग के आधार पर अगर बात कर दूं तो व्यक्तित्व ठीक है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान निरंतर रखना होगा। हमारी वाणी ठीक है, हम किसी को धन ना दें, दान कर सकते हैं पर उधार किसी को ना दें। मेहनती हम हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आपकी कुंडली में मन का प्रभाव भी ठीक है, कैपेसिटी अच्छी है। हमारा मन पढ़ाई में थोड़ा कम लग रहा है, हम उस पर फोकस बढ़ाएंगे, देवी मैया की उपासना करेंगे। माता पिता को इनके लिए चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, अगर हो सके तो एक लाजवर्त धारण कराना चाहिए, और साथ ही साथ सरस्वती जी की पूजा करवानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित बालक से करवाना चाहिए। और कभी कभी अगर बात कर दें तो इस कुंडली में व्यापार और नौकरी के आधार पर नौकरी का योग ज्यादा है, सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में लगा हुआ है, आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। और अगर ना हो तो आप पिता के कारोबार को भी आरंभ में लेके जा सकते हैं, या पिता जो काम करते आए हैं आप वो काम भी कर सकते हैं। नौकरी का भाव नीच का है, इस वजह से कई बार थोड़ी बहुत कमजोरी होगी, लेकिन मंगल अगर दृष्टिपात नहीं करते, या इस भाव के अधिपति पे मंगल के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि नहीं जाती, या गुरु के ऊपर अगर शनि की दृष्टि नहीं जाती, या शुक्र अगर यहाँ उच्च के नहीं होते, या सूर्य और बुध यहाँ उच्च के नहीं होते अति विशिष्ट कारक होकर के, तो कुंडली में नौकरी का योग कमजोर हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी चीजें जन्म कुंडली में नौकरी के, और चंद्रमा भी जो बैठे हैं वो काफी हद तक आपके पक्ष में ही जा रहे हैं। दशमांशा चक्र में अगर देखें तो स्वग्रही गुरु, स्वग्रही बुध, मीन राशि के चंद्रमा, दशमांशा चक्र में स्वग्रही शनि मंगल उच्च के साथ, और शुक्र वृश्चिक राशि के जिसके अधिपति नौकरी भाव के स्वामी मंगल जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? उच्च के बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं जो पंचम भाव के स्वामी होकर के, लग्न का मान और लग्नेश तीन शुभ ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में, तो व्यक्ति के इनकम के सोर्स सुरक्षित हैं।
और वो कभी भी अपने कारोबार को लेकर के दो राहे पे नहीं है। वो अपने कारोबार से मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। साथ ही साथ अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वो स्वतंत्र व्यवसाय करेगा, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में दशम स्थान में केंद्र में, यहाँ उच्च के गुरु और यहाँ पे उच्च के शुक्र। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति या तो नौकरी करेगा तो अच्छे पद पे काम करेगा, यहाँ पे भी अच्छी स्थिति बन रही है, और यहाँ पे भी जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर दशम स्थान के अधिपति स्वग्रही बुध स्वग्रही अपने स्वतंत्र कारोबार में भी व्यक्ति को अच्छा धन लाभ देख रहा हूं, और किसी भी तरीके से वो अपने कारोबार से खुश और संतुष्ट ही होगा। अब यहां से आगे बढ़ करके मैं आपको दशमांशा चक्र पे ही लेके आता हूं। लग्नेश अगर दशमांशा चक्र में बलवान हो और लग्न पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या केंद्र में बहुत सारे शुभ ग्रह जन्म कुंडली में बैठे हों दशमांशा चक्र में, तो आप ये बात नियमित रूप से निश्चित रूप से गांठ बांध लीजिए कि व्यक्ति का करियर उज्जवल है, और वो बहुत सावधानी से सटीक निर्णय लेगा, उस पे फोकस बढ़ाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में शनि और मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। वहां व्यक्ति का जो रिसर्च है, जो दृष्टिकोण है, जो राजनीति है, जो उलझन आएगी, उसको बहुत सावधानी से, बहुत इतनी गंभीरता से समझेगा कि अष्टम भाव की स्थिति यहाँ पे दशमांशा चक्र में बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे लग्नेश है, यहाँ पे भी लग्नेश है। यहाँ लग्नेश होकर के लाभ में बैठे हैं, यहाँ लग्नेश होकर के लग्न में ही बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि बुध लग्नेश होकर के लाभ में अति विशिष्ट कारक होकर के व्यक्ति को महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला और महत्वाकांक्षी भी बनाएंगे। यहाँ पे लग्न का अधिपति दशम स्थान में उच्च के गुरु के साथ बैठा है, जो छठवें भाव के स्वामी है। तो लग्न और छठवें का स्वामी और छठवें भाव में चंद्रमा दशम स्थान के अधिपति होकर के ऐसी अवस्था में सास ससुर का सुख बढ़िया, सास ससुर भी नौकरी वाले और व्यक्ति की पत्नी भी नौकरी करने वाली कामकाजी महिला से विवाह होता है। और कोई सामान्य नौकरी नहीं, अच्छे पद पे। शुक्र जब जहाँ यहाँ पे उच्च के हैं, यहाँ पे वर्गोत्तम है, यहाँ चंद्रमा छठवें में, यहाँ चंद्रमा छठवें में, यहाँ गुरु केंद्र में, यहाँ गुरु केंद्र में, यहाँ पे गुरु केंद्र में। इसका अर्थ होगा कि आप जब इस कुंडली के अर्थ को समझते हैं तो ये कुंडली आपको 1000% तक ठप्पा दे करके सफल बनाती है। कुछ चीज़ें जब हमारी दशाएं कमज़ोर होती हैं, जैसे केतु की दशा हो, शनि की दशा हो, तो हमारे कारोबार को थोड़ी उलझन में डालती है, थोड़ा हमारे इंटेलिजेंस को प्रभावित करती है। इस अवस्था में कि अभी जातक के ऊपर 2028 के 5वें महीने तक केतु की दशा है, जो इसके वास्तविक एनर्जी को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है, जिसके कारण कई बार माता और पिता चिंतित होने लगते हैं। अब जरा भावों का संबंध देखें तो यहाँ मिथुन राशि का निर्माण लग्न में हुआ है और यहाँ वो भाग्य में हुआ है। इसका अर्थ होता है ये इतनी अच्छी बात होगी कि बुध की दशा जातक के जीवन को सुखी बनाने वाली होगी। यहाँ पे 4 नंबर की कुंडली द्वितीय भाव में बनी है। यहाँ द्वितीय भाव के अधिपति यहाँ पे दशम स्थान के अधिपति हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने कारोबार से खूब सारा धन इकट्ठा करेगा। यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी यहाँ के लाभ भाव के स्वामी होते हैं, पराक्रम से लाभ बनेगा। चतुर्थ स्थान के स्वामी यहाँ के 12वें बन जाते हैं, व्यक्ति का कफ और कठोरता या कई बार उसका कंसंट्रेशन या इंटेलिजेंस आरंभ में प्रभावित होगा। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी जो विद्या बुद्धि विवेक का भाव है, यहाँ पे लग्न में बन रहा है, लग्नेश दशम स्थान में बैठे हैं, लग्नेश लाभ में बैठे हैं, शुक्र दशम स्थान में वर्गोत्तम हो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति विद्या बुद्धि विवेक ज्ञान और सुख के साथ साथ संतान और दाम्पत्य का प्रेम प्राप्त करने वाला होगा। यहाँ पे छठवें भाव की स्थिति जो बनी है वो ऋण भाव की स्थिति है, यहाँ पे धन भाव में बनी है। तो मैंने पूर्व में बात कही थी कि ऋण का लेना देना, ये कुंडलियाँ जो बनती है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देती हैं। और मैं जैसा अध्ययन कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे ऐसा कोई करता होगा। मैं गर्व से नहीं कर रहा, पर मैं अपने गुरु जी के आशीर्वाद से इतनी तो बात जानता हूँ, है ना। आजकल जिसको कुछ नहीं आता वो सब ज्योतिषी ही बनते हैं। बस प्रचार करना आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग अच्छे से हो जाए तो बस बाजार चल जाए। पर कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ग्रह जो यहाँ राशियाँ बनी हैं वो नवमांश में किस भाव में वो राशि जा रही है। ये बहुत बड़ा ज्योतिष का सिद्धांत है कि आपके लग्न कुंडली में बन रही राशियाँ नवमांश चक्र में किस भाव में जा रही हैं। तो यहाँ पे छठवें भाव की बात कर रहा था। मैंने इस पे पूर्व में ही बात कही थी इसी कार्यक्रम में कि धन का लेन देन और ऋण का लेन देन व्यक्ति को सावधानी से सतर्क होकर के करना होगा। यहाँ पे ऋण भाव का जो अधिपति है वो यहाँ धन से संबंध बना रहा है, मतलब ऋण और धन का व्यक्ति को बहुत सावधानी से लेन देन करना होगा। यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति जो बने हैं वो सप्तमेश गुरु बनते हैं, यहाँ वो तीसरे भाव में जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे बात कही थी ना कि ये थोड़े सामान्य हो रहे हैं या शत्रु की राशि में जा रहे हैं। इस वजह से गुरु की दशा में व्यक्ति को या राहु और केतु की दशा में व्यक्ति को अपने दाम्पत्य पत्नी, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे है, शनि की दृष्टि यहाँ पे है, मंगल की दृष्टि यहाँ पे है, इस वजह से शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में व्यक्ति के दाम्पत्य में और उसके कम्युनिकेशन में कमजोरी हो सकती है। ये अद्भुत अध्ययन है।
अष्टम भाव में जो राशि बनी है वो यहाँ पे चतुर्थ में बनी है, और यहाँ पे देखिए अष्टम भाव में शनि उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे जरा देखिए तो अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के मंगल के साथ, और यहाँ पे गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही। पर यहाँ पे बात याद रखना होगा कि तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव सबसे खराब ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जब चौथे भाव में बैठेंगे उच्च के, तो कई बार वहाँ पे कर्कशता, कठोरता, या कई बार वहाँ पे एक अलग तरीके का प्रभाव देने लगते हैं, जो कई बार नेगेटिव भी होने लगता है, घर में कलह का वातावरण भी बनने लगता है। लेकिन मंगल की दशा फिर भी कमजोर क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ पे वो वृष राशि में बैठे थे और यहाँ पे वो उच्च के हो गए। तो उच्च के नवांश में जाने के कारण और केंद्र में बैठने के कारण काफी हद तक वो सपोर्ट भी करेंगे। मतलब व्यक्ति साहस और तिकड़म या अपने दिमाग को कंसंट्रेशन के साथ लेकर के अपनी समस्या का हल ढूंढ लेगा। नवम भाव के स्वामी का संबंध यहाँ पंचम भाव से, यहाँ नवमेश, यहाँ के पंचमेश, यानी कि शनि की दशा व्यक्ति को लाभान्वित करेगी, भाग्यशाली बनाएगी। दशम स्थान के अधिपति यहाँ पे दशमेश, यहाँ पे छठवें भाव में जा रहे हैं। इस वजह से मैंने गुरु की बात की थी, लेकिन फिर भी व्यक्ति नौकरी की तैयारी इस वजह से भी करेगा, मैंने अभी पूर्व में बात की थी, क्योंकि यहाँ पे उच्च के शुक्र, यहाँ पे जो राशि बनी है कर्म क्षेत्र में वो यहाँ पे नौकरी में बन रही है। चंद्रमा, या तो वो स्वयं का कारोबार करे, पहले नौकरी की तैयारी करे, बाद में सरकारी नौकरी अगर ना मिले तो स्वयं का कारोबार करे, प्राइवेट नौकरी ना करे। एकादशवें भाव की राशि बनी है जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। इसका अर्थ होगा कि सूर्य वर्गोत्तम है, तो सूर्य अपनी दशा काल में व्यक्ति को लाभान्वित करेंगे। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, आत्मसम्मान में वृद्धि और अपनी इच्छाओं की पूर्ति, ये सारी चीजें हो जाएंगी। 12वें भाव में जो राशि बनी है वो अष्टम भाव में बनी है, और उस मंगल की स्थिति यहाँ पे कमजोर हो रही है। 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के, विदेश गमन, विदेश प्रवास, बाहर से धन कमाना और ऊंचे पद पे जाना, बड़े लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ना। और 12वें भाव की राशि जब यहाँ अष्टम भाव में बनेगी तो व्यक्ति को कई बार एक कठोर या कड़वा बोलने वाला दाम्पत्य भी मिल जाता है। सूर्य और चंद्रमा में सूर्य बलवान हो रहे हैं ज्यादा, और ग्रह के बल के आधार पर भी सूर्य के पास बल ज्यादा रहेगा। देशकाल चक्र में सूर्य जो बैठे हैं वो मेष राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक से आई है और जाएगी कहां, तो इसका सिद्धांत निकालता है कि वो स्थिति के आधार पे पितरलोक में जाएगी। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली के लिए अगर विवाह हो तो वृष राशि, वृष लग्न, तुला राशि, तुला लग्न, उत्तर दिशा में विवाह हो, शुक्र की दशा में विवाह हो, या गुरु के अंतर में विवाह हो, शनि के अंतर में विवाह हो, सूर्य के अंतर में या सूर्य के अंतर में या मंगल के अंतर में भी विवाह हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति कहीं भी काम करेगा तो पद पे ही काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दाम्पत्य का सुख इस कुंडली में सामान्यतया मैं ठीक देख रहा हूं, पत्नी अनुभवी ज्यादा मिलेंगी, विवाह उत्तर दिशा में करने का योग है। धन कमाने के लिए व्यक्ति को दक्षिण और पूर्व की दिशा में यात्रा करनी चाहिए। कोई फॉर्म भरना हो तो ये कर सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में निश्चित रूप से दान करना चाहिए। इसके साथ साथ व्यक्ति मेहनती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दशाओं के क्रम में अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में जो ग्रह दशा है उसके आधार पर मंगल और शुक्र की दशा थोड़ी शांति देने वाली बनेगी, लेकिन ये कुंडली मेहनत करेगी और मेहनत के बल पे अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेगी। क्योंकि धर्म भाव में केतु बैठे हैं जो आपको धार्मिक बना रहे हैं और कई बार दिखा दिखा करके धर्म करने वाला भी बना रहे हैं। गुरु दीक्षा वक्त पे हो जाए, संस्कार समय पे होने चाहिए, तब बच्चे की प्रगति निर्बाध होती है। हम माता पिता ये बात भूल जाते हैं कि मैट्रिक पास करने से पहले 8वीं कक्षा से पहले उसका यज्ञोपवीत हो जाए। हम भूल जाते हैं कि उसका नाम एक ऐसे नाम से हो जो हमेशा हमें भगवान की याद दिलाती है ना। राशि का नाम अलग होना चाहिए, पुकार का नाम अलग होना चाहिए। दशाएं लाभ की अच्छी जाएंगी, मतलब मंगल की। दशाएं भाग्य की अच्छी जाएंगी, मतलब शनि की। दशाएं सुख की अच्छी जाएंगी, मतलब बुध की। दशाएं पंचम की अच्छी जाएंगी, मतलब शुक्र की। ये व्यक्ति अपने माता और पिता की खूब सेवा करने वाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नक्षत्र के आधार पे अगर बात करें तो आपकी कुंडली में जो नक्षत्र बना है उसके आधार पर हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, श्रवण और उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा भी काफी हद तक अच्छा रहेगा। मैत्री तुला और कुंभ वालों से करें। शत्रुता सिंह, धनु और मेष वालों से न करें। पैतृक संपत्ति से नुकसान न हो, इस वजह से उसको बढ़ाने के लिए बारे में विचार करना चाहिए।
पिता के साथ संबंध ऐसा रखे जैसे मित्र हों, ऐसा वाला संबंध होना चाहिए पिता के साथ। बड़े छोटे भाई बहनों का सुख भी इस कुंडली में ठीक है। मेहनत ये कुंडली करेगी और खूब बढ़िया धन कमाएगी। राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उच्च का बैठा है, इस वजह से राहु की दशा अच्छी जाएगी। सामान्यतया अंशों के बल के आधार पर भी राहु की दशा अच्छी जाएगी, ये बात हमेशा ही याद रखना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।